हेलो फ्रेंड्स, ऐसे साइकोलॉजी सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग मनोविज्ञान के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चंस का हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं। जिन छात्रों ने अभी तक नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? तो एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। देखिए, स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं। एक सकारात्मक स्थानांतरण, दूसरा नकारात्मक स्थानांतरण और एक होता है शून्य स्थानांतरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी सीखना, ऑप्शन सी प्रेरणा, ऑप्शन डी चिंतन। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह कहलाता है ऑप्शन ए स्तंभाकृति। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो बुद्धि का अधिकतम विकास होता है किशोरावस्था में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, ध्यान पर या वास्तविकता पर। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है उसकी मूल प्रवृत्ति पर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर, वनमानसों पर, बिल्ली पर या चूहों पर। तो कोहलर ने अंतर्दृष्टि द्वारा जो सिद्धांत दिया था इसमें प्रयोग किया था वनमानसों पर। किस पे? वनमानसों पर। क्वेश्चन नंबर 7, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी उच्च होंगे। किसमें? सृजनशीलता में, अध्ययन में, विश्लेषण करने में या फिर अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो देखिए, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाला बच्चा सृजनशीलता में भी उच्च हो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। निम्न में से ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा कौन सी है? ऑप्शन ए अवधि, ऑप्शन बी नवीनता, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी आकार। तो देखिए, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा होती है इंटरेस्ट, रुचि। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? तो देखिए, 5 विधियां दी हुई हैं, इसमें 4 ऐसी विधि हैं जिनका उपयोग स्मृति के मापन के लिए किया जाता है। एक ऐसी विधि है जिसमें स्मृति के मापन के लिए उपयोग नहीं किया जाता। तो देखिए, प्रत्याहान विधि, रिकॉल मेथड, तार्किक विधि, लॉजिकल मेथड, पहचान विधि, रिकॉग्नाइज मेथड, पुनः सीखना विधि, रीलर्निंग मेथड, पुनः निर्माण विधि, रिकॉन्स्ट्रक्शन मेथड। देखिए, ऑप्शन बी तार्किक मेथड, इसका प्रयोग स्मृति मापन के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इनमें से 4 जो दे रखे हैं, प्रत्याहान विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि और पुनः निर्माण विधि, इनका प्रयोग स्मृति के मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT किसके द्वारा दिया गया था? TAT थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ऑप्शन ए मॉर्गन तथा मुर्रे के द्वारा दिया गया था। मनोविज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है किसमें? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। तो देखिए, हम लोग मनोविज्ञान के पहले बाल लगाते हैं ना, बाल मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? बालकों का। तो बाल मनोविज्ञान, बालक केंद्रित शिक्षा। निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या व्यक्तित्व का सिद्धांत। देखिए, वृद्धि और विकास के लिए वर्गीकरण का सिद्धांत यह संबंधित नहीं है। ठीक है, क्लासिफिकेशन नहीं होता। क्वेश्चन 13, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या साहचर्य का नियम। तो देखिए, प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए अगर पाठ प्रस्तावना सोपान सीखना है तो उसके लिए प्रभाव का नियम आधारित है। ठीक है, तत्परता का नियम आधारित है।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या होता है? ऑप्शन ए सामान्यीकरण, ऑप्शन बी विभेदीकरण, ऑप्शन सी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन डी पृथक्करण। तो संप्रत्यय निर्माण का जो प्रथम सोपान होता है वो प्रत्यक्षीकरण होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसने दिया था? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया? तो प्रभाव का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के मुख्य रूप से प्राइमरी लॉज 3 थे, जिनको हम लोग प्राथमिक नियम भी कहते हैं, और गौड़ नियम दिए थे 5। अवधान के आंतरिक तथा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं कौन कौन से? ऑप्शन ए रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, ऑप्शन बी उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, ऑप्शन सी प्रकाश, ध्वनि या गंध, ऑप्शन डी पुरस्कार, दंड या प्रोत्साहन। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ जो निर्धारक हैं वो ऑप्शन ए में दे रखे हैं, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ऑप्शन ए केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन बी केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। तो देखिए बाल मनोविज्ञान में हम लोग गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की जितनी भी अवस्थाएं आती हैं सबका अध्ययन करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े से अलग ना हो पाने के कारण होती है, वह कौन सी अवस्था कहलाती है? तो देखो उसे हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल या पोस्ट ऑपरेशनल? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था या पश्चात पारंपरिक अवस्था, या इनमें से कोई नहीं? नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा आधारित होती है किसमें? पूर्व पारंपरिक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज पे। ठीक है, या इसको हम लोग पूर्व परंपरागत स्तर भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? तो देखिए इसका सही क्रम दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी पर, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस। सही क्रम। अब क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी व उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, युंग ने किया था। व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं जो युंग ने दिया था। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्न में से किस विधि के सोपान हैं? तो देखिए ये आगमन विधि के सोपान है। आगमन विधि में होता है उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, और नियम विधि में क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर। सिगमंड फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण होता है इदम में, अहम में, परा अहम में या परिस्थितियों में। तो हमारे मूल्यों का जो आंतरीकरण होता है वो परा अहम में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, किस व्यवहारवादी ने कहा? देखिए एक स्टेटमेंट दे रखा है, किसने कहा है? मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। किसने कहा था? तो ये कथन है वाटसन का। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। क्वेश्चन 26, ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका होती है? तो ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता की, उद्दीपन की उपादेयता की, उद्दीपन की विश्वसनीयता की, या उद्दीपन की सक्रियता की। तो ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या प्रेरणा? तो देखिए मोटिवेशन, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 एक स्टेटमेंट दे रखा है सिगमंड फ्रायड के अनुसार। देखिए सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा था? यह सिगमंड फ्रायड का एक स्टेटमेंट है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 29, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स किसके द्वारा दिया गया है? देखिए ये SOR थ्योरी दी गई है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो क्या कहलाता है? नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी? वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो उसे हम लोग कहते हैं अनुपात मापनी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही आपको टॉप 30 मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन से मिलते रहेंगे। जैसे ही प्रीवियस ईयर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग पॉइंट टू पॉइंट मनोविज्ञान के जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्लस उनकी थ्योरी पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।